तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज इवेपोरेशन। तो पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं कि व्हाट इज लैटेंट हीट। लैटेंट हीट, जब कभी भी कोई मटेरियल अपना फॉर्म चेंज करता है तो फॉर्म चेंज करने में जितना हीट वो कंज्यूम करता है दैट इज लैटेंट हीट। यानी कि अगर आइस वाटर बन गया तो दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री है, टेम्परेचर नहीं चेंज करेगा, लेकिन आइस हीट लेगा तब वो मेल्ट करेगा। तो मेल्टिंग के लिए जितना उसको चाहिए हीट, उसको बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट, बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए। और वाटर जब इवेपोरेट कर जाएगा, इवेपोरेट मतलब नहीं, आप गर्म कर दीजिए, अभी इसको ज्यादा अच्छा रहेगा, आप गर्म कर दीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी है और 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम भी है, लेकिन हम गर्म किए थे तब स्टीम बना था। तो वाटर हीट लेकर के और स्टीम में चल जाएगा बिना टेम्परेचर चेंज हुए, तो जितना हीट कंज्यूम किया टू चेंज फॉर्म, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, फॉर्म चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस हाँ नहीं 100 डिग्री सेल्सियस तो दोनों का टेम्परेचर है, लेकिन हीट जो है वो वाटर में कम है, क्योंकि थोड़ा हीट ले करके वो अपना फॉर्म चेंज किया। तो स्टीम में ज्यादा हीट है, दोनों 100 डिग्री टेम्परेचर है, तो क्या हुआ, स्टीम में ज्यादा हीट है कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। ठीक उसी तरह से आइस जो है, आइस में कम हीट है 0 डिग्री पे, और पानी की 0 डिग्री में ज्यादा हीट है, क्योंकि फॉर्म चेंज करने में कुछ हीट वाटर लिया हुआ। यानी आप अगर किसी चीज को ठंडा करना होगा तो 0 डिग्री वाला बर्फ यूज करेंगे या 0 डिग्री वाला वाटर? हम लोग यूज करेंगे बर्फ ही, क्योंकि ज्यादा हीट ट्रैप कर पाएगा ना। ठीक, अभी उसके पास कैपेसिटी है थोड़ा लेने का हीट। तो ये जो हमारा लेटेंट हीट के बारे में भी बात कर लिया, ये सब काम आएगा आगे। उल्टा होने से ठीक होगा क्या? हाँ, अगर स्टीम, अगर वाटर बनेगा तो हीट रिलीज कर देगा। तभी क्या होता है कि यहां से वाटर जो होता है वो जाता है एवापोरेट करके, और ऊपर में करता है हीट रिलीज कर देता है जा करके अपना। ठीक है, जो वेदर का फेनोमेनन है ना, हम बोले ना वाटर मॉइस्चर बहुत रिस्पॉन्सिबल है, वो इस तरह का काम होता है। तो इधर भी होगा, अगर वाटर आइस बन जाएगा तो हीट रिलीज कर देगा। ठीक है, तो दिस इज लेटेंट हीट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इवेपोरेशन किन किन बातों पे डिपेंड करता है उसको हम देखें। तो एक है हमारा एक्सेसिबिलिटी टू वाटर बॉडीज। हम लोग इवेपोरेशन का बात कर रहे हैं, तो वाटर बॉडीज पे इवेपोरेशन जो होता है, क्या नंदनी, ज्यादा होता है। सही है। तो यस, वाटर बॉडीज पे हम लोग को पता ही है, वाटर है तो इवेपोरेशन होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। इवेपोरेशन कम टेम्परेचर में ज्यादा होगा या ज्यादा टेम्परेचर में ज्यादा होगा? ठीक है ना, ज्यादा टेम्परेचर में ज्यादा इवेपोरेशन। हाँ ठीक है, जो टेम्परेचर ज्यादा अगर होगा तो एयर का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा इवेपोरेट करवा पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड, एयर मॉइस्चर। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर का ज्यादा है तो इवेपोरेशन क्या कम होगा ना। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर एयर का ज्यादा है, आसपास का एयर का, तो इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत हद तक सैचुरेटेड हो रहा है। जो ड्राई एयर है जहां पे, वहां पर ड्राई एयर में ज्यादा इवेपोरेशन होगा।
ठीक है, आप लोगों को तो पता ही है एयर ड्रायर। तो एयर ड्रायर जो होता है वो होता है ना, गर्म हवा निकलता है उसमें से, उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसा रहता है? कम रहता है, तो वो फटाफट सुखा देता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, विंड। विंड जो होता है वो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। हाँ करता है। क्यों इसलिए करता है कि जहां पर भी मॉइस्चर निकल रहा है, अगर वहां का इवेपोरेशन हो रहा है, अगर वहां का एयर वहीं पे है तो सैचुरेट कर जाएगा। तो विंड चलता है तो वो हटाते रहता है, ये इवेपोरेशन को फैसिलिटेट करेगा, हटाते रहेगा कहीं का भी एयर मास को। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा क्लाउड कवर। क्लाउड कवर देखिए ये दोनों साइड में काम कर सकता है। एक काम कर सकता है कि क्लाउड कवर अगर ज्यादा होगा तो इनकमिंग इंसुलेशन अगर होगा तो इनकमिंग इंसुलेशन कम होगा, धरती कम गर्म होगी, तो हम बोल सकते हैं कि इवेपोरेशन कम होगा। लेकिन आप एक और एंगल अगर लेंगे तो इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि धरती का रेडिएशन को रोकता है और वार्म रखता है वो, ठीक, तो वार्म रखता है, तो वार्म रहेगा तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा, तो इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। आप रात के टाइम में अगर सोचेंगे ना तो रात के टाइम इवेपोरेशन को बढ़ा देगा क्लाउड कवर, क्योंकि धरती रिलेटिवली गर्म रहेगी। और अगर आप दिन के टाइम में अगर क्लाउड कवर सोच रहे हैं तो हाँ वो कम गर्म करके और वो जो होगा इवेपोरेशन को कम करेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा हुआ, ये हमारा फैक्टर्स हुआ जो कि इवेपोरेशन पे असर डालते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? अब वाटर वेपर जो है वो वापस से वाटर मॉलिक्यूल बन जाए या फिर वो आइस क्रिस्टल बन जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर टू वाटर मॉलिक्यूल और आइस क्रिस्टल्स। आइस क्रिस्टल्स का बाद थोड़ा देर बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अभी आप ऐसे समझिए कि वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। हाँ ठीक है, तो जब एयर जो हमारा एयर मास यहां से उठा वाटर लेकर के ऊपर गया, हमको पता है ऊपर में टेम्परेचर कम होना ही है। ऊपर में टेम्परेचर कम हुआ तो कम होने के साथ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो गया, उसका खत्म हुआ तो वो जो मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो छोड़ दिया वहां पे। ठीक है, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस जो होता है इस तरह से होता है। इसके लिए होता क्या है कि जो चीजें जल्दी ठंडी हो जाती है उन चीजों पे वाटर मॉलिक्यूल जाके जम जाते हैं। तो जो ऊपर में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और डस्ट पार्टिकल जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल जाके जम जाते हैं ठंडा जगह पे, जैसे कि ग्लास में जम जाता है चारों तरफ। उसी तरह से वहां पर यही काम जो होता है वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स करते हैं। तो ठीक है, तो ये जो होगा हाँ फैसिलिटेट करते हैं, मतलब आसानी से ठंडा कर देते हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स हम लोग एरोसोल का बात किए थे, स्मोक, सॉल्ट, एरोसोल, ये सब जो होते हैं ये फैसिलिटेट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बनाते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस ये बनाएंगे। मतलब ये जो डस्ट पार्टिकल, स्मोक और सॉल्ट जो है ना, जो हमारे अपर एटमॉस्फेयर पे ये जो होते हैं, आपको पता है रेडिएशन, आप स्पेसिफिक हीट में चले जाइए ना, अच्छा रहेगा। ये जो होते हैं आपको पता है जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं, तो ऊपर में ठंडे हो जाएंगे तो जो वाटर वेपर रहेगा, वाटर वेपर जो उसके टच में आएगा कंडेंस कर जाएगा, टच बात ही कंडेंस कर जाएगा। तो कंडेंसेशन का जो कारण है वो कारण क्या है? कारण ये है कि टेम्परेचर गेट्स रिड्यूस्ड और दूसरा है मॉइस्चर इज एडेड टू एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर
गेट्स डिक्रीज्ड। मतलब कहने का सेंस ये है कि हम लोगों को तो पता है अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो कंडेंसेशन हो जाएगा, वो तो जमीन पर भी हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा, या फिर मॉइस्चर ही जा जाके इतना ऐड हो जाए, नीचे से इवेपोरेशन होते जा रहा है, इतना ऐड हो जाए कि सैचुरेट कर जाए, टेम्परेचर गिरेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगा वो उस एयर का ज़्यादा हो जाएगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो एयर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, तो वो कंडेंस हो जाएगा। तो टेम्परेचर के साथ तो सीधा रिलेशनशिप है। दूसरा रिलेशनशिप हो रहा है मॉइस्चर इज एडेड टू एयर, इधर से एयर का भी अभी भी है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, लेकिन इतना ज़्यादा इवापोरेशन जमीन से होता है कि वो सैचुरेट कर गया। ठीक, अब दूसरा बात है कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर वहां पे है, जो ज्यादा वॉल्यूम मतलब ज्यादा होल्डिंग कैपेसिटी, वहां पर एयर ही कम हो जाए। ठीक, हमको ऐसे ही पता है कि हाइट के साथ में एयर थिननेस होने लगता है, तो उसका होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, इन कारण से कंडेंसेशन होता है। तो मॉइस्चर से अगर ज़्यादा ऐड कर दें, उसमें टेम्परेचर तो नहीं होगा। होगा, ये सब मिला जुला करके डायनेमिकली काम करेंगे। तो मेन रोल तो टेम्परेचर का ही होगा। टेम्परेचर है, लेकिन टेम्परेचर मान लीजिए कि नीचे जा रहा है, मान लेते थोड़ी देर के लिए कि टेम्परेचर नीचे जा रहा, लेकिन मॉइस्चर जो है उस कंटेंट बहुत कम है, तो रिलेटिव उस पॉइंट पे जाने में, सैचुरेशन पॉइंट पे जाने में तो बहुत टेम्परेचर गिरना पड़ेगा ना। अगर मॉइस्चर है ज्यादा है तो कम ही में हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो बात है कि कभी कभी आप बर्फ गिरते हुए भी देखते हैं और कभी कभी आप बारिश होते हुए देखते हैं। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि आसमान में निश्चित ही आपको समझ में आ रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल भी बनते होंगे और आइस क्रिस्टल भी बनते होंगे। तो क्या आप लोग गेस कर पाएंगे कि क्या वो कंडीशन होता होगा जिसमें कि आइस क्रिस्टल बन जाते होंगे, और क्या वो कंडीशन होता होगा जो वाटर मॉलिक्यूल बनते होंगे? क्या एक गेसेबल है आप लोगों के लिए? अगर हम जो अपर एटमॉस्फेयर में अगर हाई ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी सोचिए वो 90% तक पहुंचा हुआ, तो 1-2 डिग्री ही गिरेगा ना तो पानी बन जाएगा। सोचिए ऊपर में टेम्परेचर, सोचिए आप ऊपर गए, ऊपर में टेम्परेचर है अभी 5 डिग्री और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 90%। 5 से 3 होगा तो ड्यू पॉइंट आ जाएगा ना? क्या? ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो ऊपर में वो है केवल 50%। 5 डिग्री टेम्परेचर, मॉइस्चर नीचे से गया नहीं ठीक से, ठीक है, 50% ही ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है 5 डिग्री, 3 डिग्री होगा ह्यूमिडिटी 70%, 1 डिग्री ह्यूमिडिटी 90%, -1 डिग्री ह्यूमिडिटी 100%। अब क्या बनेगा? बर्फ बनेगा। कि सीधा का सीधा वो जो रिलीज करेगा डायरेक्टली आइस क्रिस्टल। ठीक, अब वाटर कहां से रिलीज करेगा? टेम्परेचर ही ऐसा है, वाटर कहां मिलेगा उसको? क्या मेरा बात एकदम साफ साफ है? तो बर्फबारी जब होता है ना, तो इसका मतलब है कि अपर एटमॉस्फेयर में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी था कैसा था? कम था ना, तभी जाकर के इतना ठंडा हुआ, तब जाकर के आइस क्रिस्टल फॉर्म हुए। अगर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा तो वो हो सकता है 10 डिग्री में ही हो सकता है कि वो पानी बंद करके और गिरना शुरू कर जाए। आप देखें ना, गर्मियों के मौसम में बर्फबारी होता है, देखे है ना, गर्मी का मौसम अक्सर बर्फबारी होता है। तो बर्फबारी होता है तो गर्मी का मौसम तो नीचे में है, ऊपर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो हवा का है ना वो कम है, तो हवाएं जो है उठे जा रही है, ऊपर भी जा रही हैं, ऊपर जा रही है, और जब वो बहुत मतलब कूल्ड हो जाएंगी तब जाकर के उनको मतलब वो बर्फ में कन्वर्ट होंगी। तो ठीक है, तो व्हेन ड्यू पॉइंट
point is above freezing point तो जो चीज बनेंगे वो हम लिख रहे हैं, और when dew point is below freezing point, तो अगर कंडेंसेशन हो रहा है तो इस केस में बनेगा, खुद ड्यू बनेगा, मिस्ट, फॉग, स्मॉग। अगर सीधे के सीधे हम लोग गैसेस स्टेट से अगर हम लोग पहुंच जाते हैं सॉलिड स्टेट में तो क्या बोलते हैं? बोलिए बोलिए। सब्लिमेशन। तो यहां पे सब्लिमेशन नहीं हो रहा है, यहां पे होगा। ठीक है, ये बन गए। और यहां पे क्या बनेंगे? यहां पे बनेंगे फ्रॉस्ट एंड स्नो। तो यहां पे सब्लिमेशन हो रहा है, सब्लिमेशन। हम लोग कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो चीज वो बिल्कुल आसमान में हो। अभी हम लोग जमीन पे थोड़ा सा रहेंगे, आसमान में अगला क्लास में जाएंगे। तो हम लोग इधर का कुछ चीज पढ़ रहे हैं, हम लोग पहले जमीन पे देखते हैं। तो जमीन पे एक को कवर कर रहे ड्यू। ड्यू सब आप लोग देखे हुए हैं। आयुर्वेद में बोला जाता है कि आंख अगर खराब है तो खाली पैर सुबह सुबह घास में पैदल चलिए। कभी सुने आप लोग ऐसा? हाँ, तो पैदल चलेंगे तो आंख का रोशनी बढ़ता है, लोग बोलते हैं ऐसा। तो बहुत लोग सुबह सुबह देखिएगा वो ड्यू के ऊपर में चलते रहते हैं। धरती रात के समय में ठंडी हो जाएगी और जो हवा उसका कांटेक्ट में रहेगा वो पानी वहां पे ड्रॉप कर देगा, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है उसका 100% हो जाएगा रात में। सुबह सुबह आते आते तक वहां पर पानी आ जाएगा। दिस इज ड्यू। क्या? तो किस कंडीशन में ड्यू बनेगा, किस कंडीशन में नहीं बनेगा? ड्यू बनेगा। क्या हर दिन ड्यू बनेगा? अच्छा ठीक है, ये होता है अक्सर कि बिल्कुल आसमान साफ हो। आसमान साफ होगा अगर, तो वो हो सकता है गर्मी के मौसम में बन जाएगा, क्योंकि रात को जो होगा ना हीट लॉस कंप्लीट होगा, हीट लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो सुबह सुबह जो होगा उसका बूंद नजर आ जाएगा जमीन पे। ठीक, तो एक मुद्दा है ड्यू तब बनता है, बल्कि सारे के सारे करीब करीब वही आएंगे कि आसमान साफ हो और हवाएं न चल रही हों। क्योंकि अगर हवाएं चलेंगी ना तो वो बनने नहीं देंगे, वो सैचुरेटेड एयर को बहा करके कहीं और कर देंगे। ठीक, तो बिल्कुल वही का एयर मास वहीं पे है और ठंडा हो गया, छोड़ देगा। हवाएं चलेंगे तो उसको उड़ा करके कहीं और लेके चले जाएंगे, किसी और हवा को लेकर के वहां पे चले आएंगे। ठीक, तो ड्यू जो होगा कंडीशन लगभग सबका वही है। तो हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, काम, क्लियर स्काई। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉस्ट। मतलब जो पत्ते होते हैं ना, पत्ता में बर्फ दिखेगा, घास का पत्ता में, पानी नहीं बर्फ। हाँ, आप लोग सुबह सुबह में अगर जाएंगे ना, अगर निकल जाएंगे सुबह सुबह, तो आपको एवं मतलब बिहार का गांव सब में बिल्कुल मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए बिहार का गांव जाना पड़ेगा, मैदानी एरिया रहता है ना, एकदम क्लियर रहता है। जैसे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज, वो बिहार का सबसे ठंडा मतलब डिस्ट्रिक्ट हो जाता है किसी कुछ दिनों के लिए, तो उस समय हमें फ्रॉस्ट मिलेगा।
एकदम बर्फ का क्रिस्टल घास के ऊपर में चमाचा सबके ऊपर में मिलेगा, लेकिन इसका आना मतलब फसल का नुकसान, ये अच्छा बात नहीं होता है, खराब बात होता है। ऐसे ये ना सुबह सुबह उठेंगे ना, मतलब अगर आपका ठंडा बहुत बढ़ रहा है, स्काई क्लियर है, अगर आप वो फॉगी वाला नहीं, स्काई एकदम क्लियर है, आपको मान लीजिए ठंडा का मौसम हो और आप देख रहे हैं कि एकदम मतलब एकदम स्काई क्लियर है, अगला दिन सुबह सुबह उठ कर गांव के एरिया में आप सुबह सुबह चल जाइएगा, घास उस जहाँ पे वहां पे आप देखिएगा घास के ऊपर में बर्फ बर्फ मिलेगा, छू के देखिएगा, पानी नहीं रहेगा, बट जैसे ओस मिलता है तो पानी मिलता है ना, वो बर्फ मिलेगा एक्चुअली वहां पे, क्या बोलते हैं? तुषार। तो हाँ, ये तुषार जो होता है खराब होता है फसल के लिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसा रहेगा? कम रहेगा। कम रहेगा, ठीक है, तभी तो ज्यादा जमना पड़ रहा है उसको। हम लोग को मिलिट्री में एक ट्रेनिंग का पार्ट था फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट तो फ्रॉस्ट बाइट मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो लोग पहाड़ में जो लोग जीवन बिताते हैं उनके लिए। तो हम लोग का ट्रेनिंग क्या था और क्या बीमारी क्या था, ये कि जैसे हम लोग चलते हैं ना, मतलब फौजी लोग तो बहुत चलते हैं ना, वहाँ पे होता है LRP, SRP, शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग, लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग। तो चलते हैं ना, तो ठंडा का मौसम में तो पूरा पैक्ड रहते हैं, चल रहे हैं, तो हाथ में ग्लव्स पहने हुए, तो होता क्या है कि पसीना निकलता है, पसीना निकलता है, पैर में पसीना निकलता है, हाथ में निकलता है, और उसके बाद कहीं रेस्ट करने लगे, तो रेस्ट करने लगे तो क्या होता है कि अब बॉडी का फ्लो, तो गर्मी तो खत्म हो गया ना बॉडी का, तो क्या होता है ना कि वो वहां पे जम जाता है, पानी जो पसीना निकला, पसीना वहां पे जम जाएगा तो वो हाथ को खराब कर देगा, इसको बोलते हैं फ्रॉस्ट बाइट, मतलब हाथ काटना पड़ सकता है, हालत ये हो जाता है। अच्छा, तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा मिस्ट एंड फॉग। तो मिस्ट एंड फॉग, मिस्ट एंड फॉग एक तरह से देखा जाए तो ये बादल है जो कि जमीन पे फॉर्म कर गया, मतलब कि जो इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो बहुत छोटे हैं और हवा में सस्पेंडेड है। हम इस दो केस में तो जमीन पे लेके चले गए, लेकिन फॉग में क्या होगा, फॉग में एयर पार्टिकल्स जो होंगे वो सस्पेंडेड रहेंगे और विजिबिलिटी जो होगा वो कम होगा। तो दिस इज मिस्ट एंड फॉग। अब मिस्ट एंड फॉग में क्या, दोनों में फिर फर्क क्या है? मिस्ट में विजिबिलिटी जो होता है ज्यादा होता है, यानी आप 1 किलोमीटर से ज्यादा देख सकते हैं सामने, और फॉग में विजिबिलिटी कम होता है, 1 किलोमीटर से कम दिखता है, तो विजिबिलिटी कभी कभी बहुत ही पुअर होता है। बीच में हम जाते थे जादूगढ़ सुबह सुबह, तो ठंडा का मौसम में रास्ता फॉगी रहता था, तो फॉगी रहता था तो बहुत सोच समझ के चलाना पड़ता था, और जादूगढ़ का रास्ता बहुत टर्न भी है, तो उसमें फिर एक देखिएगा आजकल का कार में एक फॉग लैंप देता है, उसका फीचर में देखा था फॉग लैंप, तो फॉग लैंप आप जला देंगे और नीचे में गाड़ी का जो नीचे का एरिया होता है ना, 2 लाइट होता है, जैसे कि मतलब वो आप जला दीजिए और लोगों को मतलब सामने दिखता है, वैसे फॉगी एरिया में अपना लाइट वगैरह सब जला देना चाहिए ताकि सामने वाला को कुछ तो दिख जाए। कभी कभी बहुत बहुत ही पुअर विजिबिलिटी होता है। जमशेदपुर में तो वैसा नहीं दिखता है, बट वहाँ जादूगढ़ साइड में याद कहाँ, हाँ कुछ दिन तो चढ़क मौसम में पूरा ही फॉगी रहता है, कुछ भी नहीं, हाँ कुछ भी नहीं दिखता नहीं, यहाँ पर से लिफ्ट तक भी नहीं। हाँ, तो वो फॉगी। हम मसूरी में थे तो मसूरी में करीब 3 महीने का जो टाइम होता है ना, पूरा फॉगी होता है, पूरा 3 महीना, मतलब पूरा जो बरसात जिसका हम लोग बोलते हैं ना, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये पूरा मतलब फॉगी ही रहता है। तो एक विजिबिलिटी में फर्क है, दूसरा वाटर कंटेंट में फर्क है। मिस्ट में जो होता है वाटर कंटेंट जो होता है वो ज्यादा होता है, ये जो वाटर जो ड्रॉपलेट्स है ना, या ड्रॉपलेट्स वाटर के, वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, ठीक। ये ऐसा अगर मिस्ट वाला एरिया है तो आपको लगेगा कि भींगा आ रहा है, फॉग में आपको भींगना टाइप का नहीं फील होगा, लेकिन मिस्ट में आपको फील होगा क्योंकि वाटर कंटेंट ज्यादा है और वाटर ड्रॉपलेट्स बड़े बड़े हैं। पहाड़ी एरिया में मिस्ट ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्मॉग। स्मॉग नया फेनोमेनन है। स्मॉग इसलिए बनता है क्योंकि धुआं वगैरह है, तो इसमें स्मोक और फॉग ऐसे जोड़ लीजिए, स्मोक और फॉग, तो धुआं डस्ट ये सब मिला जुला करके जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉग।
और नेक्स्ट होता है क्लाउड। क्लाउड के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। हेज जो होता है वो पॉल्यूटेंट्स के कारण जो विजिबिलिटी कम रहता है ना शहरों में, उसको बोलते हैं हेज, ड्यू टू पॉल्यूटेंट्स। मतलब आप शहरी एरिया में देखेंगे ना कि वैसा कंडेंसेशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको जो विजिबिलिटी होगा वो उतना अच्छा नहीं रहेगा, तो दिस इज कॉल्ड हेज। अब हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा नेक्स्ट क्लास में, दैट इज क्लाउड। तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे क्लाउड, क्लाउड कितने तरह के होते हैं, दिखने में कितने तरह के होते हैं, और क्लाउड के बाद हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा प्रेसिपिटेशन, कि क्लाउड बन गए तो प्रेसिपिटेशन होगा। तो क्लाउड कैसे बनता है, अभी हम लोग क्या है ना, अभी तक प्रेसिपिटेशन में नहीं है, अभी हम लोग एक्चुअली कंडेंसेशन में है। हम इसको बात को क्लियर कर दे रहे हैं। अभी तक हम लोग बादल मतलब हम लोग क्या किए, इवेपोरेशन करवाएं, और इवेपोरेशन कराने के बाद हम लोग उसको कंडेंस करा दिए किसी भी सरफेस पे। तो अभी हम लोग नीचे का सरफेस पे कंडेंस कराए हैं। कंडेंसेशन में पढ़े ड्यू, आप देख लीजिए जमीन पे, मिस्ट, फॉग आप लोग देख ही रहे हैं, स्मॉग, हेज सब नीचे हो रहा है। केवल कंडेंसेशन, एक कंडेंसेशन ऊपर होता है, दैट इज क्लाउड। और जो ऊपर होता है तो ऊपर होगा तो फिर प्रेसिपिटेशन देगा। तो क्लाउड पढ़ेंगे तो प्रेसिपिटेशन पढ़ना पड़ेगा, और प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे तो फिर प्रेसिपिटेशन का टाइप पढ़ना पड़ेगा कि प्रेसिपिटेशन जो होता है वो कितने तरीका से होता है। तो बहुत तरह के रेन होता है, लोग टोरेंशियल रेन, ओरोग्राफिक रेन, तो वो सब हम लोग पढ़े, या साइक्लोनिक रेन, तो वो सब हम लोग पढ़ लेंगे।